मैंने सिविक्स का ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो मैं इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ठीक है। तो एक नीति थी, एक तरीका था कि कैसे भारतीय राजाओं की ज़मीन छीनी जाए। इसको लाया कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसको याद कैसे करना मैंने कई बार बताया है। डी फॉर डलहौजी एंड डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर हो गई बात। अब इस पॉलिसी में होता क्या था? इस पॉलिसी में जो रूलर होते थे, जो राजा होते थे, उनका जो स्टेट होता था, उनका जो किंगडम होता था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश के हाथ में चला जाता था अगर उनकी अपनी खुद की कोई नेचुरल हेयर, दैट मीन्स उनका अपना खुद का कोई संतान नहीं होता था। और अगर वो अडॉप्ट कर लेते थे तो भी वो नहीं माना जाता था। और ऐसे कर करके ब्रिटिशर्स ने कुछ जगहों को अपने कब्जे में लिया था, जैसे झांसी, सतारा और नागपुर, ठीक है। मेंशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रॉड अबाउट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1557। यानी रिवॉल्ट ऑफ 1557 के बाद जब रिवॉल्ट ख़त्म हो गया तो ऐसे कौन से दो चेंज थे जो ब्रिटिशर्स लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में। मिलिट्री नहीं पूछ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है। ध्यान देना है, इस वर्ड्स को ध्यान देना है, क्योंकि जब मिलिट्री पूछे मिलिट्री का लिखना है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव पूछे तो एडमिनिस्ट्रेटिव का लिखना है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव में लाए थे जो चेंज थे वो थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल नहीं करेगी। इसके पहले कंपनी रूल किया करती थी। अब द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड एंड इंडिया केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश क्राउन। अब कौन रूल करेगा इंडिया पे? सीधा ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और एक किस कानून के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत। और जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको चेंज करके वाइसरॉय कर दिया गया। काम वही था, बस नाम बदल गया, गवर्नर जनरल को बना दिया गया वाइसरॉय। अब आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे। थर्ड है, व्हाट इम्पैक्ट डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 हैव ऑन द मुगल रूल। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है वाला, यानी कि मुगल रूल पे इसका क्या असर पड़ा। तो मुगल रूल इस अपराइजिंग के बाद, जब अपराइजिंग ख़त्म हुआ, जब रिवॉल्ट ख़त्म हुआ तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, मुगल रूल ख़त्म हो गया। और इसके लास्ट एम्परर थे, वो थे बहादुर शाह जफ़र, या फिर कुछ जगह आपको मिल जाएगा बहादुर शाह सेकेंड। इनको कैप्चर कर लिया गया और इनको भेज दिया गया रंगून। रंगून एक जगह है, वहाँ पर भेज दिया गया इन 1858, और वहीं पर फिर ये ख़त्म हो गए, मर गए। उसके अलावा जो है ये बैन कर दिया गया कि अब कोई भी मुग़ल का जो आगे की जो जनरेशन्स वगैरह हैं या फिर उनके जो भी लोग हैं वो लोग मुग़ल के टाइटल नहीं यूज कर सकते हैं। व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी कि वो ज़रूरी मेजर पॉलिटिकल कॉजेज, यानी बेसिकली पॉलिटिकल कॉजेज पूछ रहा है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे। ध्यान देना है, पॉलिटिकल कॉजेज हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेज आपके हो गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है, इससे लोग नाराज़ हो गए। दूसरा अवध जो कि इतना बड़ा सेंटर था उस समय अपने नॉर्थ का, वहाँ के लोग भी नाराज़ हो गए, क्योंकि अभी तक अवध के ही जो सैनिक थे वो ब्रिटिश की मदद कर रहे थे और जगहों को कैप्चर करने में। लेकिन 1856 में क्या हुआ कि अवध को ही कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इससे जो कॉमन लोग थे, जो यहाँ के रूलर थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हुई। अब आपसे एक और क्वेश्चन है, जब अवध कैप्चर हुआ था तो अवध किस बेसिस पे कैप्चर हुआ था, मुझे बताइए कमेंट में। और जब अवध कैप्चर हुआ था तो इसके नवाब कौन थे? काफ़ी आसान है। और उसके अलावा जो है, जो इंडियन रूलर्स थे उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया, जैसे मुग़ल रूल वगैरह फिनिश, मुगल्स के ऊपर ही शासन लगा दिया गया कि आप जो है टाइटल्स वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को जो है उस समय चालू किया गया। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कारण क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल। एक नई प्रकार की राइफल इंट्रोड्यूस की गई। राइफल का नाम क्या था? न्यू इनफील्ड, बस इनफील्ड राइफल था। एक नई प्रकार की राइफल थी, बंदूक थी। इसमें जो कार्ट्रिजेस लगते थे, इसमें जो गोलियां लगती थी, उसको ग्रीसिंग हुई रहती थी। इस पर ग्रीसिंग होती थी काऊ और पिग, ऐसा ये मान्यता थी कि इस पर काऊ और पिग के फैट, यानी कि उनके चर्बी से इस पर ग्रीसिंग की गई है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के लिए अपने अपने एक पॉइंट्स हैं, गाय को लेके और सुअर को लेके।
तो ऐसे में उन लोगों ने मना कर दिया, जो लोग आर्मी में थे हिंदू और मुस्लिम, ब्रिटिश, उन्होंने कहा कि हम ये आपकी नई बंदूक नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें आप लोगों ने जो है ग्रीसिंग किया हुआ है, चर्बी लगाया हुआ है। तो वहीं से जो है चालू हो गया रिवॉल्ट। यही था इमीडिएट कारण। और पीछे कारण क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल। अगर सिर्फ इतना पूछते तो सिर्फ इतना आंसर भी लिखना है, ठीक है। सबसे पहला जो था हुआ था आपका बैरकपुर में, ठीक है, मंगल पांडे। What were the major military causes of the revolt of 1857? Indian soldiers were paid less and faced discrimination in promotion। देखो हम अब देखिए मिलिट्री कारण क्या थे, रिवॉल्ट के पीछे मिलिट्री कारण क्या थे। तो आप पहला पॉइंट ले सकते हो कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको कम पेड किया जाता था, उनको पैसा कम मिलता था। दूसरा था उनका प्रमोशन, उनके प्रमोशन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनको हद से हद जो है सूबेदार तक की पोस्ट पे लोग जा सकते थे, उसके ऊपर नहीं जा सकते थे वो लोग, चाहे जितना अच्छा काम कर ले भारतीय। उसके अलावा आपको ग्रीस्ट कार्ड जैसा उन्होंने बताया ही बताया। और एक तीसरा चीज़ था, एक नया एक्ट आया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ध्यान सुनिएगा, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। और एक्ट आया कब था? 1856 में आया था। एक्ट का कहना ये था कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको अपने शुरुआती समय में समुद्र पार कर कर बाहर जाना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए। और ये एक इंडिया के अंदर खासकर हिंदुओं में एक मान्यता थी कि अगर वो समुद्र पार करते हैं तो उनका जो है कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ उनकी मान्यता थी। तो इससे भी जो लोग क्या हो गए, नाराज हो गए, इंडियन सोल्जर्स नाराज हो गए। और यही नाराजगी जो है निकली एज अ रिवॉल्ट ऑफ 1857। व्हाट वर द मेजर इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इकोनॉमिक कॉज क्या थे किसके पीछे? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे। तो हैवी टैक्सेशन, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। उसके अलावा जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो गई, ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों? कि बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स क्या होता है? जब कोई देश बाहर से सामान लेता है तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, और जब बाहर भेजता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। कोई भी देश अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे टिका हुआ है, यानी बाहर सामान लेता है, तो देश बर्बाद हो जाएगा। साधारण सा नियम है। कारण क्या है? अगर हम बाहर से सामान लेंगे तो हम लोग के अपने खुद की देश की जो कंपनियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। वही हुआ उस समय। अपनी जो कंपनियां थी, तो जो अपनी इंडिया की कंपनियां थी, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं ऑलरेडी। और उसके अलावा जो ब्रिटिश थे वो वहाँ पर सस्ते रेट पे कपड़ा बनाते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज़्यादा है। इतना लिखना नहीं डीप में, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया तो वहाँ सामान वगैरह सस्ते बनने लगे मशीन से। तो मशीन से बनाया हुआ सामान हाथ से बनाए हुए सामान से सस्ता होता है, तो वो लोग सस्ते में यहाँ बेच पाते थे। और भारतीय लोग ऑलरेडी गरीब थे उस समय, प्रॉब्लम थी उनके ऊपर, तो वो लोग सस्ता सामान लेने भागते। तो ऐसे जो भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो गई। इतना नहीं लिखना है, बस ऐसे लिखना है, लेकिन पीछे कहानी जानते रहो ताकि आप बना के भी लिख सको। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्स लाइक कॉटन एंड इंडिगो। और जो हमारे रिसोर्स होता था, जो हमारे कॉटन होते थे, रुई वगैरह, इंडिगो, नील वगैरह, उसको ये लोग एक्सप्लॉयट करते थे। कई बार किसानों को सस्ता पैसा दे के, कई बार बिना पैसा दिए उठा ले जाते थे। व्हाट मेजर चेंजेस डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 का रिवॉल्ट हुआ और ब्रिटिशर्स ने इसको दबा दिया। तो इसके बाद कुछ क्या इंपॉर्टेंट चेंजेज आए? हाँ, पहला इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया इंडिया के ऊपर से, और अब जो इंडिया था वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया किसके रूल में? ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट। अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर वाज इंट्रोड्यूस। और ये सब क्वीन प्रोक्लेमेशन में था, ठीक है। अगर चेंज करके ऐसे पूछता है व्हाट वाज इन क्वीन प्रोक्लेमेशन, तो भी आप लिख सकते हो। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हम लोग एक पॉलिसी अपनाएंगे जिसमें हम लोग आपके रिलीजियस मैटर में, यानी भारतीयों के रिलीजियस मैटर में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पहले जो है, अगर आप सोशल और रिलीजियस मैटर्स देखेंगे तो उसमें लोगों ने हमारी सती प्रथा और विडो रीमैरेज, चाइल्ड एजुकेशन, इन 3 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा सोशल रिलीजियस पॉइंट में। तो वो लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किए थे, जिससे भारतीय नाराज़ हो गए थे, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नाराज़ हो गए थे। तो अब उन्होंने बोला कि हम आपके अब किसी भी रिलीजियस मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज था अब वो ओपन कर दिया गया सभी इंडियंस के लिए,
अब जबकि एग्ज़ाम पहले लिया जाता था जो है इंग्लैंड में, अब इंडिया में भी लिया जाएगा। हालांकि ये पॉइंट आप लिखने से बचिएगा, तीसरा वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी समय बाद आया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के काफ़ी समय बाद आया था ये। इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये भारतीयों को भी थोड़ा सा जो है हायर पोस्ट पे जगह वगैरह मिलेगी, इसकी बात की गई थी। व्हाट वर द पॉलिसीज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, यानी कि वो कौन सी पॉलिसीज थी जिससे ब्रिटिश अपने पावर को एक्सपैंड किए थे, बढ़ाए थे। तो पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मैंने बताया अभी, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट विदाउट मेल हियर। सब्सिडरी अलायंस, इसमें क्या होता था कि इंडियन रूलर्स को जो है फोर्स किया जाता था कि वो एक्सेप्ट करें ब्रिटिश ट्रूप्स और उनकी एक्सपेंसेस को, यानी जो ब्रिटिश सेना है उनको खर्चा पानी कौन दे, भारतीय राजा। और इससे भारतीय राजा क्या मिलता था कि अगर उनका किसी और राज्य से झगड़ा होगा तो ब्रिटिश लोग जो है उनकी हेल्प करेंगे उस झगड़े में अपने सेना को भेज के। ये होता है सब्सिडरी अलायंस। एनेक्सेशन ऑफ वार, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन टेरिटरीज, डायरेक्ट बेटा जो है जो मिलिट्री पावर होती थी वो सीधा जो है इंटरवेन कर देती थी आपके पूरे के पूरे क्षेत्र में, यानी जाहिर सी बात है डायरेक्ट युद्ध के द्वारा। व्हाट वर द मेजर चेंजेस मेड इन द ब्रिटिश आर्मी आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी जब 1857 का रिवॉल्ट ख़त्म हुआ तो मिलिट्री में क्या मेजर चेंजेस किए गए। तो इसमें सबसे पहला बात ये हुई थी कि ब्रिटिश सोल्जर्स का नंबर बढ़ा दिया गया था और इंडियन आर्मी जो थी, जो इंडियंस थे आर्मी में, उनका नंबर कम कर दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश को डर लग गया था कि अगर ये लोग दोबारा नंबर में ज़्यादा होंगे तो लोग म्यूटनी कर देंगे। और जो लॉयल कम्युनिटी होती थी, जैसे सिख हो गए, गुरखा हो गए, इन लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किया गया आर्मी में, ताकि ये लोग ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहें और अगला रिवॉल्ट ना हो। उसके अलावा आर्मी को जो है कुछ ऐसी जगह डिप्लॉय किया गया कि वो लोग ग्रुपबाजी ना कर पाएँ, जैसे सेम कास्ट के लोग एक ही जगह ना हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे स्टेप्स लिए गए ताकि दोबारा से कोई भी रिवॉल्ट ना हो पाए 1857 के बाद। अपना अब नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है, हाउ डिड द सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स इन्होंने कैसे जो है भारत में नेशनलिज्म लेके आए थे। अच्छा, नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म वो होता है, फीलिंग ऑफ वननेस होती है जब भी आप एक देश में रहकर एक दूसरे व्यक्ति के साथ कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, कॉमन आर्ट फॉर्म शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, तो एक वननेस की फीलिंग आती है कि देखो हम भी एक ही, ये भी एक हैं। तो वो नेशनलिज्म की भावना जो कि हम लोग को बांधे हुए है, तो वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने कैसे जो है उसको बढ़ाया था। ठीक है, तो पहला था इरेडिकेटिंग सोशल इविल्स, जो सामाजिक बुराइयाँ थी, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया कि नहीं, जाति के आधार पे हमको लोगों को नहीं बांटना चाहिए। छुआछूत, अनटचेबिलिटी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए। अब इस चीज़ें ख़त्म होगी तभी लोग तो आपस में पास आएंगे, वो एक बनेंगे। दूसरा क्या था? रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर, दे इनकरेज इंडियन टू टेक प्राइड इन देयर रिच हेरिटेज। उन्होंने लोगों को कहा कि हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, वो काफ़ी महान रहा है। यहाँ पर जो है चोल जैसे एम्पायर हुए हैं, गुप्ता जैसे पीरियड हुए हैं, मॉडर्न एम्पायर रहा है, जब हम लोग इतने ज़्यादा वास्ट थे, हम लोग इतने ज़्यादा जो है ताकतवर थे। और तीसरा था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इन्होंने जो है भारत में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। इन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि अगर हम लोगों को आज़ादी चाहिए तो हमको भी साइंस सीखना पड़ेगा, हमको भी इंग्लिश सीखना पड़ेगा, पुराने व्यवस्था से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, हमको मॉडर्न एजुकेशन अपनाना पड़ेगा। दूसरा है व्हाट वर द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन एंड हाउ डिड दे इम्पैक्ट इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि रिप्रेसिव पॉलिसी जो लॉर्ड लिटन की थी वो कैसे जो है इम्पैक्ट किए थे हमारे इंडियन नेशनलिज्म को। तो उनका जो पॉलिसीज थी पहले समझ लीजिए। पहला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कब आया था? 1878 में आया था, ईयर याद रखना। इसमें क्या हुआ था कि इसने जो है हमारे फ्रीडम को सप्रेस कर दिया था, हमारे फ्रीडम को दबा दिया गया था। कैसा फ्रीडम? यानी कि प्रेस फ्रीडम। हम लोग जो भी किताबों के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, हम लोग जो भी उस समय ब्रिटिश की आलोचना किया करते थे, बुराइयां किया करते थे, इस एक्ट के आने के बाद हम लोग नहीं कर सकते थे। अगर हम लोग करते तो हमारा पूरा का पूरा जो एक एडिटोरियल होता है, जो हमारा पूरा एक हब होता है जहाँ हम न्यूज़पेपर निकालते हैं, वो बंद करवा दिए थे ब्रिटिश लोग। दूसरा क्या था? आर्म्स एक्ट था, ये भी कब आया था? सेम ईयर 1878 में। इसमें क्या था? इसमें इंडियंस को प्रोहिबिट किया गया कि वो लोग अपने खुद के हथियार नहीं रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। ठीक है। तीसरा द ग्रैंड दिल्ली दरबार, ये 1877 में हुआ था, इन्हीं के जरिए। और इसमें जो है काफ़ी बड़ा दिल्ली दरबार जो है सजाया गया,
और उसी समय जो है भारत में लोग फेमाइन, सूखा वगैरह से मर रहे थे। उसी जगह ये लोग जो है मना रहे थे ग्रैंड दिल्ली दरबार। और ग्रैंड दिल्ली दरबार में उस समय जो है लोग खूब सारा पैसा उड़ा रहे थे क्वींस प्रोक्लेमेशन को याद करके। उसी समय देश में जो है लोग भूखमरी से मर रहे थे। एक्सप्लेन टू इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। चलो अब इकोनॉमिक फैक्टर पूछ रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पहला है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो है देश से पैसा निकाला गया। हाई टैक्स लगाया जाता, काफ़ी सारे सामान सस्ते रेट पे ले लिया जाता और फिर उसके बाद सारे सामान को जो है ये लोग सस्ते रेट पे बाहर लेके चले जाते, जिससे हमारे देश का सारा पैसा बाहर जा रहा था। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़। जो हमारी खुद की घरेलू जो कंपनियां थी वो सब पूरी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो है सामान जो थे, कपड़े हो गए, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, अभी ब्रिटिश लोग अपने देश से लाते और यहाँ बेचते, तो इससे जो हमारा जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। और इसी वजह से जो है इंडिया में फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ। देखो लोग एक कब होते हैं, या तो लोग एक कॉमन चीज़ के लिए खुश हो जाएं या तो किसी कॉमन चीज़ के लिए नाराज़ हो जाएं। तो सारे फैक्टर्स में हो क्या रहा है, लोग एक किसी कॉमन चीज़ के लिए नाराज़ हो जा रहे हैं। ठीक है। व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले। तो कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनलिज्म में? प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वलिटी। जो फूले भी थे इन्होंने भी जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। उसके अलावा ये काफ़ी काम किए थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन्स। फोकस ऑन एजुकेशन, जब भी वुमेन की बात है, उनके अपलिफ्टमेंट की बात आए तो उसमें ज्योतिबा फूले का नाम रहेगा ज़रूर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फोकस ऑन एजुकेशन, इन्होंने जो है स्कूल खोले लड़कियों के लिए और ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो काफ़ी ज़्यादा दबे कुचले होते हैं। ठीक है। उसके अलावा फाउंडिंग ऑफ सत्यशोधक समाज, इन्होंने सत्यशोधक समाज भी बनाया। कब? ईयर ध्यान रखना 1873 में। ये ऑर्गेनाइजेशन काम किस लिए करती थी? फॉर द सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए। हाउ डिड द प्रेस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से कैसे देश में नेशनलिज्म फैला। इसको ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, न्यूज़पेपर जैसे हिंदू हो गया, अमृत बाजार पत्रिका हो गया, इससे जो है लोगों के पास एक अवेयरनेस फैला। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, समझते हैं कि देश में क्या चल रहा है, तो उस समय जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे उनको समझ में आता था कि देश में चल क्या रहा है। उसके अलावा यूनिटी अमंग इंडियंस, अब जो न्यूज़पेपर होता था वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता था डिस्कशन के लिए, नेशनलिज्म को फैलाने के लिए। इससे जो है लोगों के बीच में यूनिटी आती थी। और तीसरा है मोबिलाइजेशन फॉर मूवमेंट, इट हेल्प इन द ऑर्गेनाइजिंग, प्रोटेक्ट एंड स्प्रेडिंग मैसेज। अब लोग को मैसेज भेजना है यूपी से जो है किसी और कोने में, तो ऐसे में उस समय फ़ोन तो है नहीं, तो न्यूज़पेपर के जरिए जो है मैसेज कन्वे किया जाता था, जिससे जो है मूवमेंट, बड़े बड़े जो है मूवमेंट्स जो है तैयार होते थे, विद्रोह तैयार होते थे न्यूज़पेपर के जरिए, पैम्पलेट के जरिए। अब बिपिन चंद्र पाल का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इन द प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म। तो उन्होंने जो है स्वदेशी मूवमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। ही प्रमोटेड द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इनकरेज सेल्फ रिलायंस। उसके अलावा था इन्फ्लुएंशियल राइटर एंड स्पीकर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे राइटर थे, स्पीकर थे। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर जैसे न्यू इंडिया था, वंदे मातरम था, इसके ज़रिए इन्होंने जो है देश में नेशनलिज्म का आइडिया फैलाया। एडवोकेट ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म, इन्होंने जो है थोड़ा एग्रेसिव नेशनलिज्म फैलाया जो है ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। और इन्होंने जो है ये हमेशा पक्ष लिया करते थे कि देश में रेडिकल नेशनलिज्म होना चाहिए, यानी हमको थोड़ा ब्रिटिश के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उनसे माफ़ी नहीं मांगनी है। व्हाट वर द 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इनका पहला कंट्रीब्यूशन था एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा 1829। ठीक है। प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट किया था। उसके अलावा रिलीजियस रिफॉर्म्स, इन्होंने जो कुछ धार्मिक सुधार भी किए थे, जैसे इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 में। और ये जो है एडवोकेट किया गया, ये जो है पक्ष लिया करते थे मोनोथिज्म का। मोनोथिज्म मतलब होता है जब आप एक किसी सिंगल गॉड को प्रे करते हैं। और सोशल इक्वलिटी। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो कैसे नेशनलिज्म में हेल्प किए थे। तो रेलवे आया था 1853 में, तो इससे क्या हुआ कि देश के अलग अलग हिस्से आपस में जुड़े और फिर लोग भी जुड़ पाए। दूसरा था
टेलीग्राफ के जरिए अब लोग फास्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आज आपके पास व्हाट्सएप है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, आप मैसेज डालते हैं पहुंच जाता है, कॉल है, वैसे उसमें टेलीग्राफ हुआ करता था। तो 1815 में ये आया था। इसकी वजह से भी अब जो लीडर्स वगैरह थे आपस में बहुत तेज़ी से एक साथ मैसेज कन्वे कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। पोस्टल सिस्टम था, यानी डाक विभाग था, तेज़ी से अब चिट्ठी वगैरह लिखी जा सकती थी एक कोने से दूसरे कोने में देश के। और चौथा था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, यानी कि जो है अब लोग एक साथ जो है किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे, एक दूसरे जगह जा सकते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, कब बना था ये? तो ये बना था 1885 में। इसको किसने फॉर्म किया? ध्यान देना, A.O. ह्यूम, A.O. ओवियन एक्टिवियन ह्यूम। व्हाट वर द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था INC का? टू यूनाइट द इंडियंस एंड टू प्रमोट द नेशनल स्पिरिट, और टू रिक्वेस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी कि ब्रिटिश सरकार से ही रिक्वेस्ट करना कि वो देश में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार लेके आए। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट 2 सेशन ऑफ INC, तो पहले सेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था, WC बनर्जी इसके जो है प्रेसिडेंट थे, और जो दूसरा था वो सेकेंड सेशन था 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके जो है प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नौरोजी इसके अलावा 2 बार और भी प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो था 1893 और उसके अलावा 1906, ये 3 बार प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस, कब अनाउंस हुआ था ये? तो 16 अक्टूबर 1905। कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए? लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था। व्हाट वर द रीजन गिवन बाय द ब्रिटिश फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के ब्रिटिश अपना क्या कारण दिए थे? इन्होंने कहा था कि इससे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इन्होंने कहा था कि जो बंगाल काफ़ी बड़ा है और उसको जो है कंट्रोल करना काफ़ी दिक्कत है, तो इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आसान हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट बंगाल, उन्होंने कहा कि इससे जो है जो ईस्ट बंगाल जो बन जाएगा काफ़ी तेज़ी से जो है डेवलप करेगा अकेले में। हाउ डिड द इंडियंस रिएक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडियंस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल पे कैसे रिएक्ट किया था? तो इंडियंस ने जो है लॉन्च कर दिया स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि लोगों ने अब ब्रिटिश गुड्स को जो है अपनाना यूज करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है स्वदेशी मूवमेंट, हम लोग अपना खुद का इस इंडियन मेड चीज़ें हम लोग यूज करेंगे। उसके अलावा बायकॉट मूवमेंट, और भारतीय लोग फॉरेन क्लॉथ्स जैसे बाहर के कपड़े, नमक या चीनी, ये सारी चीज़ों को जो है अपनाना छोड़ दिया। और तीसरा था प्रोटेस्टेंट मीटिंग, और भारतीयों ने जो है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, मीटिंग्स करने शुरू कर दिए, किसके अगेंस्ट में? पार्टीशन के अगेंस्ट में। कौन सा पार्टीशन? बंगाल पार्टीशन 1905। मुस्लिम लीग एंड लखनऊ पैक्ट, व्हेन एंड व्हाई, और हाँ ध्यान देना 1911 में जो है दोबारा रिपार्टीशन किया गया, और इस बार पार्टीशन किया गया था लैंग्वेज की बेसिस पे, ठीक है। मुस्लिम लीग, व्हेन एंड व्हाई वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, तो मुस्लिम लीग बना था 1906 में। क्यों फॉर्म किया गया था? टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। व्हाट वर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव बताओ। टू सेफ गार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स का जो है राइट्स को सेव करना, और उसके अलावा जो है मेंटेन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि वो लोग मुस्लिम्स लोग जो है अपनी लॉयल्टी पेश कर सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट आया कब था? 1916 है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार, दैट मीन्स AC मजूमदार। द लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू वर्क टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो लखनऊ पैक्ट एक एग्रीमेंट था कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। सिर्फ कांग्रेस, मुस्लिम लीग नहीं, कांग्रेस, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और, कांग्रेस 1907 में स्प्लिट हो गई थी सूरत सेशन में, ठीक है। तो अब वो जो स्प्लिट हुई, जो अलग हुई थी कांग्रेस अपने आप में, वो कांग्रेस भी जो है यहाँ पर दोबारा मिल गई थी 1916 में, और मुस्लिम लीग भी मिल गई थी। फॉर व्हाट? टू वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट में जो है तो डिफरेंस देख लेते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट, इनको इन अ सेंस मॉडरेटर्स भी बोलते हैं। असर्टिव नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे
वो लोग जो है यूज किए पिटिशन डिस्कशन वाला मेथड कि हम लोग बात करेंगे, इससे चीज़ें हल होंगी। लेकिन जो असर्टिव थे गर्मवादी, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग स्ट्राइक, हम लोग धरना वगैरह देंगे। बिलीव्ड इन ब्रिटिश जस्टिस, जो एर्ली नेशनलिस्ट थे बिलीव करते थे कि ब्रिटिश जस्टिस करेंगे, जबकि असर्टिव नेशनलिस्ट ये बिलीव करते थे अपने खुद के ऊपर, सेल्फ रिलायंस। एर्ली नेशनलिस्ट का एम था कि हम लोग रिफॉर्म करेंगे, हम लोग सुधार करेंगे ब्रिटिश रूल के अंदर, जबकि असर्टिव नेशनलिस्ट का डिमांड था इंडिपेंडेंस, आज़ादी। नेम टू इम्पॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम बोथ अर्ली एंड असर्टिव नेशनलिस्ट। तो अर्ली नेशनलिस्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। असर्टिव नेशनलिस्ट के अंदर थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। व्हाट वर टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी का कोई भी 2 कंट्रीब्यूशन बताना है, तो इन्होंने जो है बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो है हमारे देश से कैसे ब्रिटिशर्स लोग पैसा निकाल कर बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अपनी किस किताब में बताया था? नेक्स्ट है, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इलेक्ट हुए थे। इनकी एक पार्टी भी इन्होंने फॉर्म किया था, ध्यान देना। इन्होंने 1886 में एक पार्टी भी फॉर्म की थी। इन्होंने 1886 में एक पार्टी फॉर्म की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में पार्टी फॉर्म की थी। और पार्टी इन्होंने जो है फॉर्म की थी कहाँ पर? लंदन में। उसका एम क्या था? ताकि लंदन में जो है भारत जो रह रहे हैं लोग, उनको ये लोग ये बता सकें कि इंडिया में आपके ब्रिटिश लोग काफ़ी बुरा काम कर रहे हैं। व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर के द्वारा स्लोगन कौन सा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। व्हाट वर 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ लाला लाजपत राय। लाला जी के कोई भी 2 कंट्रीब्यूशन। तो ये प्रोटेस्ट किए थे साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था 1928 में, ठीक है, और उसी में इंजर्ड हो गए थे, फिर आगे चल के इनकी मौत भी हो गई थी उसी वजह से। और इन्होंने किताब लिखी थी यंग इंडिया। हु वाज महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु एंड वाई। तो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और क्यों थे? क्योंकि जो है जो नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफी थी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो फ़िलॉसफी थी वो महात्मा गांधी से ही जो है, महात्मा गांधी ही जो है इससे इंस्पायर हुए थे। तो इनकी फ़िलॉसफी ये गोपाल कृष्ण गोखले जी की फ़िलॉसफी थी। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो हमको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस तो 1885, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? दैट मीन्स कांग्रेस स्प्लिट, मैंने वो बताया 1907। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? 1916। नेम एनी 2 लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के 2 लीडर थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। स्टेट नीड 2 कॉजेज फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन के पीछे के कोई भी 2 कारण आपको बताने हैं। तो पहला था जलियांवाला बाग मास्कर जो कि 1919 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने कई सारे अनआर्म्ड इंडियंस जो कि शांतिपूर्वक सिर्फ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मार डाला था। और नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919 में जो कि आया था। इसमें ब्रिटिश को ये पावर मिली थी कि किसी भी भारतीयों को अरेस्ट करके जेल में डाल सकते थे बिना किसी ट्रायल, बिना किसी मुकदमे के। कुछ और कॉजेस थे जो आप लिख सकते हो। कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में वो अनफेयर थोड़ा सा इसलिए शुरू हुआ था। और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट। व्हाट वाज द कॉजेस फॉर द सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, तो उसके पीछे कारण क्या था? तो पहले समझ लो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है शुरू कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था और ये ख़त्म हुआ था 1922 में। क्यों ख़त्म हुआ था? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। इसमें क्या था? इसमें प्रोटेस्टर सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर किलिंग पुलिसमैन। इसमें जो है पुलिसमैन कुछ गांव वालों पे गोली चलाते हैं, तो गांव वाले जो है पुलिस स्टेशन जला देते हैं। उसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे जाते हैं। इसलिए जो है महात्मा गांधी पूरा आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही रोक देते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसी आज़ादी जो हिंसा से पाई जाए उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता है। गांधी जी स्टॉप्ड द मूवमेंट एंड ही वाज अगेंस्ट वायलेंस। इसलिए जो है इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दिया था। व्हाट वाज द दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या था? दांडी मार्च लीड किया जा रहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, करीब 390 किलोमीटर, ठीक है। ये चालू कब हुआ? ये चालू हुआ था आपका जो है मार्च में। और अप्रैल 6, 1930 गांधी जी जो थे वो दांडी नामक जगह पहुँचे
और वहाँ समुद्र के किनारे इन्होंने जो है अपने हाथ से नमक उठाया और ये सिम्बलाइज़ करता था कि अब जो ब्रिटिश सॉल्ट पे टैक्स लेते थे वो साल्ट लॉ अब टूट चुका है। और यहीं से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था 1930 में। हाउ डिड द लाहौर सेशन ऑफ 1929 लीड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जो कि 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रेसिडेंट थे नेहरू जी। तो वहीं से जो है डिक्लेयर कर दिया गया कि हमको जो है अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और जनवरी 26, 1930 को ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 1947 तक सेलिब्रेट किया जाता था। फिर उसके बाद जो है जब आज़ादी 15 अगस्त को मिल गई तो हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लगे। वाई वाज द रॉलेट एक्ट 1919 कॉल्ड ब्लैक एक्ट? इसको ब्लैक एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडियंस को अरेस्ट कर लिया जाता था बिना किसी वारंट के और उनको जेल में भेज दिया जाता था बिना किसी ट्रायल, बिना किसी जो है मुकदमे के। व्हाट वाज द गांधी जीवन पैक्ट? 1931 में आया था। इसमें पैक्ट में क्या था? तो ये एक एग्रीमेंट था बिटवीन गांधी जी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़कर जो ऐसे केसेस में अंदर गए हैं जेल में जो वायलेंट हैं, ठीक है, जो लोग जो है मारपीट में हैं। सेकेंड है अलाउ मेकिंग साल्ट नियर द सी, यानी जो लोग समुद्र के पास हैं वो लोग नमक बना सकते हैं। रिटर्न कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कांग्रेस मेंबर्स, यानी कि जो कांग्रेस मेंबर की जो ज़मीनें हड़पी गई है इसलिए क्योंकि प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए थे, उनकी ज़मीनें वापस कर दी जाएगी। और अगर लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं लेकिन शांतिपूर्वक तो कर सकते हैं। कांग्रेस ने किस पे एग्री किया था कि अब वो यहाँ इंड नहीं, यहाँ सस्पेंड होगा, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सीडीएम को सस्पेंड कर देंगे। और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कब होने वाला है? 1931 में, उसमें जो है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वाई डिड पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन? लोगों ने साइमन कमीशन के प्रति प्रोटेस्ट क्यों किया था? क्योंकि 7 लोगों की टीम थी, 7 के 7 लोग आए थे जो है किस लिए? भारत में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने, और 7 के 7 लोगों में कोई एक भी इंडियन था ही नहीं, तो कैसा हमारा संविधान में संविधान सुधार करेंगे? लोगों ने नारे लगाए साइमन गो बैक। बिटवीन whom was the लखनऊ पैक्ट was साइंड? मैंने इसको पहले डिस्कस किया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, यूएन का ऑब्जेक्टिव्स क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन वाज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड सोशल प्रोग्रेस। जनरल असेंबली, मेंशन 2 फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के कोई भी 2 फंक्शन बताओ। तो डिस्कस ग्लोबल इशू डिस्कस करना है और कुछ सुधार रिकमेंड करने हैं। अप्रूव करना है यूएन बजट, यूएन के बजट को अप्रूव करना है और ऐसे लोगों को इलेक्ट करना है जो कि नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। मैंने ये सब सारी चीज़ें समझाई, ये सब क्या होता है, आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 लोग होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं जो कि हर 2 साल पे जो है इलेक्ट किए जाते हैं दोबारा से। वीटो पावर क्या होता है मैंने समझाया हुआ है। वीटो पावर ये एक स्पेशल पावर होती है जो कि 5 परमानेंट मेंबर को मिला हुआ है, यानी किसी भी डिसीजन में अगर ये एक इसमें से एक भी लोग मना कर दें कि नहीं चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी वीटो पावर में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? का फंक्शन क्या है? तो इट सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, ये कंट्रीज़ के बीच में सेटलमेंट्स करता है। उसके अलावा प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू यूएन, यूएन को जो है लीगली एडवाइस करता है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। हाउ मेनी जजेस आर इन आईसीजे एंड व्हाट इज़ देयर टर्म? तो आईसीजे में टोटल 15 जजेस होते हैं, 15 से 15 जजेस होते हैं और उनका जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है आईसीजे? ये है ह्यूज में, नीदरलैंड्स में। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। व्हाट आर 2 फंक्शन ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ के कोई भी 2 फंक्शन बताइए। तो प्रोवाइड हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन, किसको? बच्चों को। और इट वर्क्स फॉर चाइल्ड राइट्स एंड वेलफेयर, बच्चों के राइट्स, अधिकारों और उनके कल्याण के लिए काम करता है। WHO फुल फॉर्म क्या है? इसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई भी 2 फंक्शन। तो WHO जो है इट प्रमोट्स ग्लोबल हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल करता है, प्लस ग्लोबली ये हेल्थ प्रमोट करता है। उसके अलावा इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड प्रोवाइड मेडिकल एड, रिसर्च वगैरह कंडक्ट करता है और मेडिकल एड यानी कि जो है दवाइयों के रूप में, मेडिसिन के रूप में मदद करता है। यूनेस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
यूनेस्को क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स एजुकेशन एंड लिटरेसी, शिक्षा के बारे में काम करता है, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका यूनिसेफ का एक पहले पुराना एक और इसका फुल फॉर्म था, उसको भी आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा क्या था वो। ह्यूमन राइट्स एंड यूएन चार्टर। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एज पर द यूएन चार्टर? ह्यूमन राइट्स क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, जीवन जीने का अधिकार, अपनी खुद की स्वतंत्रता, यही है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर होते हैं। व्हाट वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड? व्हेन, तो वो था 10 दिसंबर 1948। अच्छा, यूएन कब बना था, किस ईयर में बना था? तो यूएन बना था 1945 में बना था। ठीक है, एंड ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट NAM। व्हाट वर 2 रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NAM? तो पहला कारण था कोल्ड वार टेंशन, जो नए आज़ाद देश थे वो चाहते थे न्यूट्रल रहना, और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉन अलाइन कंट्रीज नीडेड सपोर्ट फ्रॉम बोथ USA एंड USSR। जो नए नए आज़ाद हुए उनको पैसा चाहिए, और वो किसी एक साइड जाएंगे तो उनका घाटा है, तो वो दोनों लोग से पैसा चाहते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ और है। विच कंट्री इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? तो आपका है वो जर्मनी। ठीक है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? वो है आपके 10। चलो, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट आर सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया, नेहरू जी हैं, और टीटो हैं यूगोस्लाविया के, और नासिर हैं इजिप्ट के। ठीक है, याद रखना नाम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द INA के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देना है, और इंडियंस को जो है हेल्प करना है जापानीज़ आर्मी की मदद से। टू इस्टेब्लिश प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि जो नए आज़ाद देश में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनाना है। टू ट्रेन इंडियंस को जो है ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देना है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि वो लोग आर्म स्ट्रगल, हथियार उठा के जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, INA का जो कंट्रीब्यूशन, तो INA कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। इसने इंस्पायर किया था, इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया था कि आप लोग बहादुरी से और अपने त्याग से आप इंडिया को आज़ाद करा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसने जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इवन जो है कुछ प्लेसेस जो है जैसे यूखरल और कोहिमा भी ब्रिटिश के हाथ से वापस ले लिया था। फाउंडर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है फॉर्म किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? 1939, जब इन्होंने INC को छोड़ा था। इसके कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव बताओ फॉरवर्ड ब्लॉक के। तो ब्रिंग टुगेदर ऑल रेडिकल एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी इनटू वन ग्रुप, यानी जो भी कांग्रेस में लोग हैं जो रेडिकली सोचते हैं, जो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट है, उनको एक तरफ लाया जाए, उनको एक पार्टी में लाया जाए, और उसके अलावा एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई जाए जो कि काम करे पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, ये INC के भी प्रेसिडेंट थे। 1939 में INC प्रेसिडेंट थे, 1939 में दोबारा बने थे, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से महात्मा गांधी जी से ये छोड़ दिए थे INC, और इन्होंने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन बनाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1939 में। एम ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस, तो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए थे उसके एम्स क्या थे? टू फ्री इंडिया, भारत को आज़ाद करना फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाना, मैंने वही बताया ऊपर, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बनी थी उसको हेल्प करना, और उसके अलावा जो है जापान की मदद से जो है भारत में आज़ादी दिलाना। कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में। ठीक है, INA को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है जर्मनी और जापान की हेल्प से ब्रिटिश रूल को भारत से हटाने का प्रयास किया था। फेमस स्लोगन ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी का फेमस स्लोगन कौन सा था? गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, दैट मीन्स मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट द माउंटबेटन प्लान? कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को क्यों एक्सेप्ट किया था? तो उसके पीछे कारण ये था कि वायलेंस एंड राइट्स, उस समय जो है अगर ये लोग इसको एक्सेप्ट ना करते तो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर, बहुत लार्ज स्केल पे क्रिमिनल राइट्स, यानी कि धर्म के बहुत सारी लड़ाई हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में पार्टीशन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अगर पार्टीशन ना होता तो
ये लोग लड़ाई लड़ते रहते और इससे भारतीयों की जान जाती रहती। डिफ़िकल्टीज़ विद द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग जो बनी हुई थी इन लोग के साथ काम करने में मज़ा भी नहीं आ रहा था। और तीसरा था स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट। अब अगर जो है A smaller but united India with a strong central power was better than a large but weak nation, यानी कि एक छोटा देश लेकिन अच्छा सेंट्रल पावर के साथ अगर रहेगा तो ज़्यादा मजबूत रहेगा, ना कि बड़ा देश और कमज़ोर सेंट्रल पावर। फियर ऑफ सिविल वार, और अगर ज़्यादा पार्टीशन में डिले करते तो इससे हो सकता था कि मेजर सिविल वार जो है देश में छिड़ सकता था, घरेलू युद्ध। व्हाट वर द मेन क्लॉजेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो इसमें था इंडियन पाकिस्तान, यानी कि जो देश, दो देश बनाए जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट के ऊपर था कि जो ये लोग अगर चाहें तो भारत को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो अगर चाहें तो रिमेन इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अपना नया देश बना सकते हैं। गवर्नर जनरल, और जो गवर्नर जनरल होंगे इंडिया के लिए भी अपना एक अलग होंगे और पाकिस्तान के लिए भी अपना एक अलग होंगे। और एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, दैट मीन्स कि अब इसके बाद जो है ऑफिशियली रूप से ब्रिटिश रूल इंडिया से और पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मैंने भी नहीं, इसको मैंने ऊपर नहीं पूछा था। नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय भारत के लास्ट कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और उसके बाद एक इंडियन वाइसरॉय हुए थे, उनका आप नाम बता सकते हैं कमेंट में। नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान का मेन पॉइंट्स क्या थे? कि भारत में एक फेडरल गवर्नमेंट होगा, इंडिया वुड हैव अ फेडरल गवर्नमेंट विथ लिमिटेड सेंट्रल पावर, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट तो होगा, राज्य में भी सरकार होंगी, लेकिन जो सेंट्रल पावर होगा, जो पार्लियामेंट होगा, उसके पास बहुत कम पावर होंगे, सिर्फ तो 3 पावर होंगे उनके पास। वो है आपका जो है कम्युनिकेशन, फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया के पास जो है फेडरल गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल पावर्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगी, काफ़ी कमज़ोर होगा। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बनाई जाएगी फॉर ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंस को जो है ग्रुप किया गया रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे ABC के ग्रुप में। और इंटरिम गवर्नमेंट, एक टेम्परेरी सरकार बनाई जाएगी जो कि इंडिया को जो है रन करेगा जब तक कि आज़ादी नहीं मिल जाती। व्हाट डिड मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस रिएक्ट टू कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कैसे रिएक्ट किया था? तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया था विद द कंडीशन बट पोस्ट कंपल्सरी ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, इसको एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस वालों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आप ग्रुपिंग बोल रहे हैं ABC रिलीजियस के बेसिस पे, वो आप हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है। और मुस्लिम लीग ने जो इसको एक्सेप्ट कर लिया था, फिर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो है कांग्रेस ने अपोज किया था ग्रुपिंग को। व्हाट वर द प्रपोजल ऑफ माउंटबेटन प्लान, तो माउंटबेटन प्लान का प्रपोजल क्या था? कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का डिवाइड होगा 2 देशों में, इंडिया और पाकिस्तान। सेपरेट असेंबलीज, इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने, उनके अलग कॉन्स्टिट्यूंट संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूंट मेकिंग बॉडी होगी। प्रिंसली स्टेट, वही चीज़ें कि इनको जिधर जाना है अपना जाएं, इंडिया पाकिस्तान या खुद आज़ाद रहें। और एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि डिसाइड करेगा बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाट वर द रीज़न फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, क्योंकि अब इससे जो है ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और अब जो इंडिया था अब उसके पास पूरा पावर होगा कि संविधान कैसे बनेगा उस पर कंट्रोल कर सकते थे। और इसमें जो है अगर ज़्यादा अवॉइड करते अब तो इससे ब्लड सेट, काफ़ी ज़्यादा खून बहता, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मारे जाते, तो ज़रूरी था कि अब आज़ादी मिल ही जाए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो ही जाए। व्हाट वर द की प्रपोजल अंडर द माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग प्रिंसली स्टेट्स, तो इसमें ये था कि प्रिंसली स्टेट के साथ ब्रिटिश के सारे ट्रीटी ख़त्म हो जाएंगे और उनके पास फ्रीडम होगा प्रिंसली स्टेट्स के पास कि वो अगर चाहें तो भारत को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर आज़ाद रहकर अपना नया देश बना लें। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान का इम्पैक्ट क्या हुआ था? फेल टू कीप इंडिया यूनाइटेड, तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या था कि वो देश को और ज़्यादा डिवाइड कर रहा था। उसके अलावा इसकी वजह से कम्युनल राइट्स वगैरह लड़ाई होती बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम, ठीक है। और कांग्रेस इंटरिम गवर्नमेंट बन तो गई, कांग्रेस और मुस्लिम और लीग की सरकार एक साथ ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था दोनों के बीच में। व्हाट रोल डिड द बाउंड्री कमीशन प्ले इन इंडियाज़ पार्टीशन, इंडिया के पार्टीशन में बाउंड्री कमीशन ने कैसा रोल प्ले किया था? तो इसने डिसाइड किया था पहला नंबर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इसको लीड कर रहे थे इस कमीशन को सर रेडक्लिफ लाइन भी है। मेनी पीपल वर अनहैप्पी विद द फाइनल बॉर्डर, कई लोग जो है दुखी थे इस फाइनल बॉर्डर से, लेकिन क्योंकि इससे जो क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह से और जिससे वायलेंस बढ़ रहा था। अब नेम का क्वेश्चन देख लेते हैं।
NM का फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। इसके 5 ऑब्जेक्टिव थे। प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस, जो भी नए नए देश बने हैं वो अपना आज़ाद रहें, किसी भी ग्रुप में ना जाएं। दूसरा था अपोजिशन ऑफ कॉलोनाइजेशन इम्पीरियलिज्म, ये अपोज करते थे कि जल्दी जल्दी सभी देश जो है आज़ाद हो जाएं, डीकॉलोनाइज हो जाएं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सभी देश एग्जिस्ट करें शांतिपूर्वक, एक दूसरे की मदद करें, ये अपोज करते थे वार और एग्रेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंक्रेज करते थे कि सभी देश जो है इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ सहयोग करें और आगे बढ़ें। और 5वां था इंटरनेशनल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये प्रमोट करते थे कि इंटरनेशनल ऑर्डर हो, नियम कानून हो, लोगों के बराबर अधिकार हो, लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, चाहे छोटे देश हों चाहे बड़े देश हों, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और पावर, ठीक है। मैंने कुछ चैप्टर्स में इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे वर्ल्ड वार वगैरह हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे कितने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी आप लोग जो है हिस्ट्री का मैराथन देख सकते हो, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।